हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यूनिट 3 का एक और चैप्टर बेटा, विच इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर। मैंने अपने चैनल पे बेटा और भी वीडियोस डाल रखी हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो आप लोग जाकर वो भी वीडियोस देखिए। वीडियो अच्छी लगती हो बेटा तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा और कमेंट जरूर किया करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। अब आपके एग्जाम्स में भी ज्यादा टाइम बचा नहीं है बेटा, तो आज से ही पढ़ने लग जाओ, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर बेटा, बहुत स्कोरिंग है, तो आपने एग्जाम में ये चैप्टर जरूर करके जाना, ठीक है। अब देखो चैप्टर का नाम क्या है बेटा, चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अब आपको समझ ही आ गया होगा, जैसे हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर आपको शेयर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। तो देखो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, अगर मैं देखूं बेटा, जब हम वैल्यू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम वैल्यू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो आपको इतना ही पता ही होगा बेटा, शेयर का जो मार्केट प्राइस होता है वो कहाँ पर डिसाइड होता है, स्टॉक एक्सचेंज में डिसाइड होता है, राइट। वैल्यू ऑफ मतलब शेयर्स का जो प्राइस होता है बेटा वो कहाँ पर डिसाइड होता है, स्टॉक एक्सचेंज में डिसाइड होता है। और स्टॉक एक्सचेंज पे जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है बेटा डिमांड और सप्लाई पर, राइट। आपको ये भी पता होगा बेटा, ठीक है। तो जो हमारा शेयर का प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होता है, ठीक है, वहां पे डिपेंड करता है। बट क्वेश्चन अराइज ये होता है बेटा कि क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई और स्टॉक एक्सचेंज में तो जो आउटसाइडर्स होते हैं वो आपके शेयर प्राइस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, हाँ या ना, ठीक है बेटा। अगर मान लो किसी शेयर की डिमांड ज्यादा हो गई तो उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें रहती है बेटा, ये जो स्टॉक एक्सचेंज में डिमांड एंड सप्लाई है वो आपको फेयर व्यू नहीं देता है, ठीक है। फेयर व्यू नहीं देता है कि आपके कंपनी के शेयर्स का प्राइस कितना होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, कुछ मेथड्स पढ़ते हैं जिससे हम क्या करते हैं, शेयर के प्राइसेस निकालते हैं बेटा, किसको ध्यान में रखकर, आपकी कंपनी की एसेट्स को और आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं बेटा शेयर की। ताकि क्या हो बेटा, उसमें कोई भी पर्सनल बायसेस ना हो, कोई भी आउटसाइड जो लोग हैं उनके इन्वॉल्वमेंट ना हो, और कंपनी जो है बेटा अपने एसेट्स और अपने प्रॉफिट के हिसाब से क्या करे, अपने अपने शेयर्स की वैल्यू फाइंड आउट करे, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, लीगली भी ये ठीक रहता है, इससे जो कंपनी की एक्चुअल शेयर्स की वैल्यू है वो भी पता चल जाती है, ठीक है। और इसमें कोई भी पर्सनल बायसेस नहीं आते हैं, इसमें कोई भी आप उलटफेर नहीं कर सकते हो, ठीक है बेटा। आ गई बात समझ, और ना ही यहाँ पर आप किसी आउटसाइडर इंसान को इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये था हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ठीक है। अब नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जरूरत क्यों पड़ती है बेटा हमें शेयर्स की वैल्यू निकालने की। तो सबसे पहले तो देखो बेटा क्या है, अमलगमेशन है, एब्जॉर्प्शन है। अमलगमेशन चैप्टर है आपका, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है बेटा, दो या दो से ज्यादा कंपनी या तो बेटा मर्ज हो गई है एक साथ, या फिर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को क्या कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। तो ये होता है अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन। तो जब कभी भी बेटा अमलगमेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है तब आपको आपके शेयर्स की वैल्यू क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कोई शेयर जो है वो दूसरे शेयर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि जब हम अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां पर भी हमें शेयर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। टैक्सेशन में फाइंड आउट करनी पड़ती है, लोन सिक्योरिटी जब आप लेते हो तब फाइंड आउट आपको करनी पड़ती है। मान लो आपने शेयर्स दे दिए, ठीक है, बैंकों के ये शेयर्स रख लो, तो उसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, बैंक तो कहेगा भाई कि ये कितने का है शेयर्स का प्राइस, ठीक है। बाय बैक आप कर रहे हो, बाय बैक का क्या मतलब होता है बेटा, जब आप पब्लिक से अपने शेयर्स दोबारा खरीद लेते हो तो उसे हम बाई बैक कहते हैं, ठीक है। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स टू पुट आउट शेयर होल्डर हु डिसएग्री विद द मैनेजमेंट, तो उन शेयर होल्डर्स को बेटा वापस चले जाने को कह देना जो मैनेजमेंट स्कीम से डिसएग्री करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा, आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, बट आप कुछ भी पढ़ते हो तो आपको पता होनी चाहिए वो चीजें आपने क्यों पढ़ी है, ठीक है, और उसकी जरूरत क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है। तो ये होती है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अब हम पढ़ते हैं बेटा कौन से दो मेथड्स होते हैं हमारे जो हम करते हैं। तो द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर दो होते हैं बेटा। एक तो होता है, अब वो जो पर्पस पे डिपेंड करता है, और फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ठीक है। एक हमारा होता है नेट एसेट मेथड बेटा, और एक होता है अर्निंग बेसिस, ठीक है। नेट एसेट मेथड में आप क्या करते हो बेटा, अपने एसेट्स अपने लाइबिलिटी के हिसाब से वैल्यू निकालते हो, और अर्निंग बेसिस पे आप आपके प्रॉफिट के हिसाब से निकालते हो,
ठीक है, अगली बात समझ। नेट एसेट मेथड में बेटा हम एसेट और लाइबिलिटी के हिसाब से अपनी वैल्यूएशन फाइंड आउट करते हैं, और अर्निंग बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, हमारी जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई, बहुत सिंपल चीज है बेटा। अब नेट एसेट मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कहते हैं। नेट वैल्यू एसेट को मेथड को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसको हम बेटा एसेट बेकिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये बस इसके नाम है बेटा। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं, ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम है बेटा। एग्जाम में अगर आपके कुछ भी आ जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगेन बेटा मैं कह रही हूँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जब मैं क्लास लेती हूँ तो आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं मार्क करती हूँ आप वो सारे पॉइंट साथ के साथ लिखते रहा करो, ताकि आपको रिविजन के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो ये तीनों नाम है बेटा किसके, नेट एसेट मेथड के। अटेम्प्टेड टू एसर्टेन द अमाउंट ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस अगेंस्ट ईच शेयर। तो हम क्या करते हैं बेटा, हर शेयर पर, ठीक है, हर शेयर पर क्या करते हैं, हर शेयर पर हम क्या करते हैं, अपने एसेट की वैल्यू को क्या कर देते हैं बेटा, एसर्टेट कर देते हैं, डिटरमाइन कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हर शेयर का प्राइसेस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, किसकी हेल्प से, अपनी एसेट की वैल्यू के हेल्प से। ठीक है, though the final assessment of the value of share must be made on the basis of income yield, asset value become important in case where either value of tangible assets are very low। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी बेटा कि कौन सा मेथड हमें ज्यादा कब प्रेफर करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंगली, मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों मेथड्स ही आने चाहिए। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ज्यादा थियोरी उस पर मत जाइए, आप बस अपने प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिए। डन। तो सबसे पहला मेथड है बेटा हमारा नेट एसेट मेथड। सबसे पहला कौन सा मेथड है बेटा हमारा, नेट एसेट मेथड। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि नेट एसेट वैल्यू निकालते कैसे हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बना लेते हैं बेटा अपना फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, फॉर्मेट। कि आप कैसे करोगे फॉर्मेट में, हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बेटा नेट एसेट मेथड। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, और वीडियो को एंड तक देखो तभी कुछ चीजें समझ आएंगी, अदरवाइज और कुछ समझ नहीं आएगा। अभी मैंने आपको बस थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाई है, अब मेन प्रैक्टिकल कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप वन होगा बेटा, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस। ठीक है, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। या फिर हम ये कह सकते हैं बेटा कि हमें क्या करना है, मार्केट वैल्यू जो है एसेट की वो फाइंड आउट करनी है। आई बात समझ। तो देखो अब एसेट्स में हमारी क्या आती है बेटा, गुडविल आ सकती है। ठीक है, लैंड आ सकता है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी आ सकती है। ठीक है, और क्या आ सकती है बेटा, इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ठीक है, फर्नीचर आ सकता है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी एसेट है बेटा, चाहे वो करंट एसेट्स हो या फिर फिक्स्ड एसेट्स हो, वो दोनों आएंगी यहाँ पे। ठीक है, चाहे वो करंट एसेट हो या फिर फिक्स्ड एसेट हो, दोनों यहाँ पर आएंगे। ठीक है, फिर हमारी क्या आ गई बेटा, टोटल वैल्यू आ गई। ठीक है, टोटल वैल्यू हम निकाल देंगे यहाँ पे। हमारी क्या आ गई बेटा, टोटल वैल्यू आ गई। इन सबको ऐड करा तो हमारी टोटल वैल्यू आ गई। अब इसमें से हम बेटा माइनस कर देंगे अपनी टोटल लाइबिलिटीज। क्या माइनस कर देंगे, टोटल लाइबिलिटीज, जो हमारी लाइबिलिटीज है। ठीक है, अब हमारी लाइबिलिटीज में मैम क्या क्या इंक्लूड होगा, तो आपकी लाइबिलिटीज में इंक्लूड होगा बेटा वो जो करंट लाइबिलिटीज है आपकी, करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे लाइबिलिटी माइनस कर दिया। अब आपने जब यहाँ पे लाइबिलिटी माइनस कर दी बेटा, तो आपको क्या बचा, यहाँ पे आपका बैलेंस बच गया। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या बच गया बेटा, बैलेंस बच गया। फिर आप यहाँ से माइनस कर दोगे बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, क्योंकि देखो अभी आपको क्या करना है बेटा, देखो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जब भी हम बात करते हैं ना बेटा, तो हम हमेशा किसकी बात करते हैं, हम हमेशा इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं करते। तो अब देखो क्या हुआ है, आप मेरी बात समझो। देखो बिल्कुल इजी वे में बताऊंगी कि मैंने किया क्या है। देखो मैंने क्या किया बेटा, जितनी भी मेरे पास एसेट्स थी, चाहे वो करंट हो चाहे फिर वो फिक्स्ड एसेट हो, सबको ऐड कर लिया। ठीक है मैम, देखो जैसे मान लो मेरे पास जो करंट एसेट मेरी टोटल आई है वो थी बेटा 10 लाख रुपए की। ठीक है, अब जब मैंने उसमें से मान लो 6 लाख रुपए की क्या करी बेटा, आपने टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दी। तो अब मेरे पास जो अमाउंट बचा बेटा वो कितना बचा, 4 लाख का बचा है ना। मेरी एसेट की वैल्यू 10 लाख थी, जिसमें से मैंने अपनी लाइबिलिटीज को 6 लाख रुपए पे कर दिया। अब जो मेरे पास अमाउंट बचा वो कितना बचा, 4 लाख का बचा।
ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करूंगी बेटा, मेरे पास जो प्रेफरेंस शेयर है, मान लो मेरे पास जो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर है। अब प्रेफरेंस शेयर को तो आपको डिविडेंड देना पड़ता है और उन्हें रिडीम भी करना पड़ता है, उन्हें उनके पैसे वापस देने पड़ते हैं। तो इसीलिए मेरे पास जो टोटल 4 लाख रुपए थे बेटा, 2 लाख रुपए मैंने किसको दे दिए, प्रेफरेंस शेयर्स को दे दिए। अब ये जो 2 लाख रुपए मेरे पास बचे हैं बेटा, वो किसको बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं बेटा मेरे इक्विटी शेयर्स। ठीक है। ये जो मेरे पास 2 लाख रुपए बचे हैं बेटा, वो किसको बिलोंग करेंगे, मेरे इक्विटी शेयर्स को। ये वो पैसा होगा जो इक्विटी शेयर्स के लिए क्या होगा बेटा, अवेलेबल होगा। यहाँ पे जो पैसा आया है बेटा, वो पैसा होगा जो मेरे इक्विटी शेयर्स के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स देके भी समझा दिया बेटा। तो ये वो अमाउंट है। ठीक है, बात बात समझ आई बेटा। तो बस आपको यही करना है। ठीक है, आई बात समझ। चलो अब वहां चलते हैं बेटा, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा, सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, नेट एसेट फॉर ऑल शेयर होल्डर। सारे शेयर होल्डर के लिए नेट एसेट, आपके पास कितना अमाउंट बचा है एसेट्स का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स, वही टोटल एसेट का जो अमाउंट आया था, माइनस हमने क्या कर दिया बेटा, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज है। ठीक है, यही वाला यहाँ तक क्वेश्चन, सारे एसेट्स में से सारी लाइबिलिटी को माइनस कर दिया, तो ये आ गया बेटा। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे बेटा, स्टेप 2 में बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब हमारे पास कितना पैसा बचा है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया बेटा, 1, मतलब जो हमने यहाँ पे 1 में निकाला नेट एसेट फॉर ऑल शेयर होल्डर, माइनस जो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देंगे। तो पैसा यहाँ पर जो बचा, जो कि हमारे एग्जाम्पल में कितना बच रहा था बेटा, 2 लाख बच रहा था, वो पैसा है बेटा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, अवेलेबल है, बचा हुआ है। ठीक है, अब हमें तो पर इक्विटी शेयर, मतलब एक इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकालनी है। पर बोला है ना, मतलब एक इक्विटी शेयर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बेटा, जितना भी अमाउंट अवेलेबल है हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, 2 लाख। ठीक है, अपॉन में जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास, और वो पेड अप होने चाहिए, मतलब पूरे कॉल्ड होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो मान लो 10,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन जो आई बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स की, वो कितनी आ गई, 20 रुपए आ गई पर शेयर। मतलब एक जो इक्विटी शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है, 20 रुपए। ठीक है, बात समझ आ गई। आई होप बेटा आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है बेटा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो दोस्तों के साथ। ठीक है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। और अगर आपको लगता है बेटा कोई भी चीज है जो आपको लगता है कि मैम को ऐड ऑन करनी चाहिए, तो वो आप मुझे जरूर बताया करो। ठीक है, अब इसी के साथ हम क्या कर लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, देखो क्या बोला है, फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सुखराम लिमिटेड एज स्टूडेंट ऑन 31 मार्च 2013। मतलब आपको बेटा एक बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन की। अब देखो इसमें जो इक्विटी शेयर्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। देखो 30,000 इक्विटी शेयर है बेटा, और ₹20 ईच फुल्ली पेड, मतलब 20 रुपए के 20 रुपए आपको मिल गए। अब ये फुल्ली पेड क्या होता है बेटा, पेड अप क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने इशू ऑफ इक्विटी शेयर में पढ़ा रखी है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है वो जाके जरूर देखें। नेक्स्ट है बेटा, ये 25,000 है, 20 ईच, मतलब एक शेयर 20 रुपए का है, जिसपे बस हमें कितने मिले, 8 ही रुपए मिले। तो कितने नहीं मिले होंगे, 12 रुपए जो है बेटा वो क्या है, अनपेड। और ये अनपेड से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड है बेटा, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹5 पेड अप है। ठीक है, जनरल रिजर्व सरप्लस क्रेडिटर आपको दे रखा है बेटा, यहाँ पे गुडविल बिल्डिंग मशीनरी, मतलब आपको सारी एसेट्स दे रखी है। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन में चलो, और भी बोला है, क्या बोला है बेटा, द गुडविल इज वैल्यूड एट 15,000, मतलब जो हमारी गुडविल की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें, 15,000 दे रखी है। अब ये कौन सी वैल्यूज है, ये मार्केट वैल्यूज है। ठीक है बेटा, ये कौन सी वैल्यूज है, मार्केट वैल्यूज है। बिल्डिंग एट ₹12 लाख, मशीनरी का अमाउंट बोल रखा है बेटा 3 लाख है, इन्वेस्टमेंट 35,000 है, स्टॉक 2,50,000, डेटर्स 41, और एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है 20,000 की। अब कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, देखो सुनो, कंटिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है बेटा जिसका हमें पता नहीं रहता है, मतलब इधर हमें पे करनी भी पड़ सकती है या फिर हमें पे नहीं भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि आपके ऊपर एक तलवार लटक रही है, वो गिर भी सकती है और वो नहीं भी गिर सकती है। ठीक है, जैसे मान लो आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, आप उस केस को बेटा जीत भी सकते हो या फिर हार भी सकते हो। ठीक है, तो वो ये लाइबिलिटी जो होती है वो कौन सी लाइबिलिटी होती है, कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है। आई होप आपको बात समझ आ गई। नेक्स्ट बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट शेयर्स। अब आपको क्या करना है बेटा, शेयर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग बेटा जो बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे होंगे, जिनको पता है, तो मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। क्वेश्चन जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप एक नोटबुक में पॉज करके वीडियो नोट कर लो बेटा, क्योंकि देखो बार बार मैं क्वेश्चन पर आऊंगी समझाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा।
तो आपके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम बस आने ही वाले हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी पढ़ो, मैं भी जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी, और हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बट हाँ, जल्दी के साथ साथ हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपको सारी चीजें समझ भी आए। ठीक है बेटा, तो चलो, आपने आई होप क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं बेटा अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, देखिए बेटा, हम करते हैं अब सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन में आपको जैसे मैंने फॉर्मेट बनवाया है ना बेटा, आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन वैसे ही करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको लिख लेनी है बेटा जितनी भी एसेट्स है आपकी वो। ठीक है, तो जितनी भी आपकी एसेट्स है वो लिख लो आप। सबसे पहले एसेट्स कौन सी दी है बेटा, आपको गुडविल दी है। ठीक है, गुडविल का अमाउंट कितना दिया था बेटा, मार्केट वैल्यू 15,000 का दिया हुआ था, है ना। नेक्स्ट आपको दी हुई है बेटा बिल्डिंग। ठीक है, तो ये सारी मार्केट वैल्यूज हैं जो आपको लिखनी है। ठीक है बेटा, गुडविल है हमारी 12 लाख की। फिर है बेटा आपकी मशीनरी। ठीक है, मेरे साथ बेटा नोट करते जाओ आप लोग भी। ठीक है, मशीनरी है हमारी 3 लाख की। डन। नेक्स्ट है बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट। देखते हैं आप लोग जल्दी कर पाते हो या मैं जल्दी कर पाती हूँ बस। ठीक है, चलो रेस लगाते हैं। कितना है बेटा, 35,000। नेक्स्ट है बेटा हमारा स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी है बेटा, हमारी 2.5 लाख। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ये सारी चीजें बेटा मेंशन की हुई है। ठीक, डन। फिर है बेटा हमारे डेटर्स। डेटर्स कितने दे रखे हैं हमारे, 1,40,000 की। फिर नेक्स्ट आपको बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं बेटा, बीआर लिख लेते हैं सिंपल। बीआर की, अब देखो बीआर की जो वैल्यू है बेटा वो आपको एडजस्टमेंट में नहीं दी है, तो आप क्या करोगे, फिर बैलेंस शीट की ही वैल्यू लिखोगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट दिया है आपको बैंक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट दिया है आपको बैंक विच इज 1,20,000। डन। अब देखो, एक आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड अमाउंट दे रखा है बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो ये आपके लिए बेसिकली बेटा लॉस होता है। ठीक है, तो ये एसेट साइड हम लिखते हैं, फिक्टिशियस एसेट का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो इसको हम एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब आप एसेट्स का टोटल करोगे बेटा, तो आपका आ जाएगा ये 21,20,000। ठीक है, तो ये क्या आ गई बेटा, आपके टोटल एसेट। या आप ऐसे लिख सकते हो, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट, ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमें माइनस क्या करना है बेटा, माइनस करनी है हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, हमें माइनस क्या करनी है बेटा, आउटसाइड लाइबिलिटीज, जिसमें हमारे कौन है, क्रेडिटर्स सर है। ठीक है, और कौन है बेटा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है हमारी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है बेटा, तो देखो हमारे क्रेडिटर्स हमें कितने दे रखे हैं, 2 लाख दे रखे हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, और कंटिंजेंट लाइबिलिटी हमें कितनी दे रखी है, 20,000 दे रखी है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, इसको जब आप माइनस करोगे, तो योर आंसर वुड बी बेटा 2,20,000। ना ना ना, 2,20,000 इसका होगा। इसको माइनस करोगे तो आपका योर आंसर वुड बी 19,000, राइट, 19 लाख, सॉरी। इसको पहले मैं इरेज करती हूँ ढंग से। ठीक, फिर हम लिखते हैं। तो योर आंसर वुड बी बेटा 19 लाख। ठीक है, ये क्या आया है बेटा, ये आपका आ गया है बेटा नेट एसेट। ये क्या आ गया, ठीक है, तो ये जो अमाउंट आया है वो हमारा कौन सा आ गया, नेट एसेट्स का आ गया है। ठीक है बेटा, अब इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, इसमें से हम माइनस करते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर। पर प्रेफरेंस शेयर तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो यही वो अमाउंट होगा बेटा जो किसके लिए बचा होगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा होगा। अब अगर मैं वैल्यू निकालूं, वैल्यू पर इक्विटी शेयर की, वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स, तो उसका फॉर्मूला कैसे होता है बेटा, नेट एसेट्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, नेट एसेट्स फॉर्म में, देखो यहाँ पे बताया ना मैंने आपको, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ना, ये अभी देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा। देखा बेटा, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विद सेम पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो यही नेट एसेट मैंने लिख दिया, या आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख देती हूँ स्लैश करके बेटा, अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, आपको नहीं लिखना है। ठीक है, नीचे हम क्या लिखते हैं बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पेड अप कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे ये पेड अप कैपिटल वाला आएगा, अनकॉल्ड वाला अमाउंट नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो देखो अब जो हमारा टोटल बचा है वो कितना बचा है बेटा, 19 लाख बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 19 लाख।
डन। अब देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं, अमाउंट आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अमाउंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितना है बेटा अपना 19 लाख है, ठीक है, और अपना जो टोटल इक्विटी कैपिटल कितना है पेड अप, वो कितना है बेटा 10 लाख का है, यहाँ पे कितना है 10 लाख का। तो जब आप इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1.9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 1.9 आ जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ आपको कि एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 1.9 है, कितनी है 1.9 है। बट अब देखो आपको क्वेश्चन में जो दिए हुए थे बेटा इक्विटी शेयर्स, वो क्या दिए हुए थे, अलग अलग टाइप के दिए हुए थे, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट टाइप ऑफ निकालूं, फर्स्ट कितना है हमारा, तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ 20 रुपीज 20 पेड अप शेयर, रुपीज पेड अप शेयर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20 मल्टीप्लाई बाय 1.9 विच इज 38, हाँ है ना, ठीक है। ऐसे ही आप सबकी निकाल लो, वैल्यू ऑफ रुपीज 8 पेड अप शेयर, तो उसकी कितनी हो जाएगी बेटा 8 इंटू 1.9। आपको क्या करना है, ऐसे सारे क्या निकाल लेना है, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा बेटा अपना वैल्यू ऑफ रुपीज 8 10 पेड अप शेयर, तो वो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.9, तो ये कितना आ जाएगा 90। अब हम फोर्थ क्या निकाल लेंगे बेटा वैल्यू ऑफ रुपीज 5 पेड अप शेयर, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1.9, ठीक है। तो ये क्या हो गई बेटा आपके जितने भी टाइप्स ऑफ, जितनी भी कैटेगरी के आपके इक्विटी शेयर्स थे, उन सबकी क्या निकाल लिए बेटा हमने वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बतानी चाहूंगी बेटा, यहाँ पर ना हमने क्या करा है, क्योंकि 19 लाख जो है वो हमारा अमाउंट आया है, तो नीचे भी हमने क्या करा है, देखो टोटल अमाउंट लिया है, देखो कैसे बैलेंस शीट में जब आप देखोगे तो 6 लाख के, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, हमने क्या किया है 6 लाख, ठीक है, प्लस 2 लाख, ये कैसे आया अमाउंट वो मैं बता रही हूँ, प्लस 1,50,000, प्लस क्या किया बेटा हमने 50,000, ठीक है। तो जब आप अमाउंट देखोगे, देखो 6 7 8 9 और ये हो गया अपना 10 लाख, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या आ गया 1.9, इस वजह से आया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी बेटा। उसके बाद हमने क्या करा, इंडिविजुअली हर टाइप ऑफ शेयर का क्या निकाल लिया है बेटा हमने वैल्यूएशन निकाल ली है, ठीक है। तो नेट एसेट मेथड का अगर आपके क्वेश्चन आएगा बेटा एग्जाम में, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, पहले हमने क्या करा बेटा, सारी एसेट्स लिखी है जिनकी हमें मार्केट वैल्यू गिवन थी, जिनकी मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है उनको हमने एज इट इज लिख लिया। और देखो बीआर की तो क्या ही मार्केट वैल्यू होगी, है ना, तो बीआर तो जितने का बना है उतने का ही होगा, बैंक या कैश में जितना पैसा होता है हम लिख लेते हैं। फिर जब हम इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल एसेट्स आ जाती है। टोटल एसेट्स में से आप क्या करते हो बेटा, जितनी भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो माइनस कर देते हो, फिर आपकी नेट एसेट आ जाती है। और अगर कोई प्रेफरेंस शेयर को आपने पेमेंट करनी है तो वो भी इसमें से लेस हो जाएगा। अगर नहीं करनी है तो यही अमाउंट हम ले लेंगे, जो कि क्या होगा बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हमारा बचा होगा। फिर बस इसे डिवाइड कर देना है बेटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से पेड अप, या फिर अपना जो अमाउंट है उससे। तो 19 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख करा बेटा, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई 1.9 आ गई। अब क्योंकि हमें क्लासेस ऑफ शेयर्स दे रखे थे बेटा कि ये एक 20 पेड अप है, 8 पेड अप है, वैसे वाले करके, तो हमने क्या करा इंडिविजुअली इनके शेयर के प्राइसेस निकाल लिए। ठीक है, बात समझ आई। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या कवर करा, जिसमें हमने आपका फर्स्ट मेथड कवर करा विच इज नेट एसेट, ठीक है, नेट एसेट मेथड। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। और अब एग्जाम आ गए हैं बेटा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।